जी हाँ दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके चैनल बिग इन्फो पे। आज का ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। आपको बता दें कि इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी घटनाक्रम ईपीएस 95 पेंशन से रिलेटेड हुई हैं वो आपको क्लियर हो जाने वाला है। यानी इस वीडियो को आप देखने के बाद ये समझ जाएंगे कि आपको दूसरे वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में समाहित है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि पूरा और सटीक इन्फॉर्मेशन आप सभी को प्राप्त हो सके। चूँकि वीडियो थोड़ा लंबा होगा, हर एक पहलू पे, हर एक घटनाक्रम पे जो कि घटित हुआ है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, उसके ऊपर इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी के साथ चर्चा करने वाला हूँ या फिर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा ताकि पूरा और सटीक इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो सके। साथ ही एक बात और आप सभी को बता दूँ, जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी के साथ साझा कर रहा हूँ वो बिल्कुल ऑथेंटिकेट इन्फॉर्मेशन है। तो इस वीडियो को अगर आप पढ़ना चाहते हैं, इस पूरी इन्फॉर्मेशन को अगर आप पढ़ना चाहते हैं, तो आपको www.socialbiku.co पे जाना पड़ेगा, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए एक लिंक है वहाँ पर क्लिक करिए। सोशल बिकू का ही लिंक है, वहाँ से आप सीधे उस आर्टिकल पे पहुँच जाएंगे जो कि ये इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी के साथ साझा करने वाला हूँ। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी है और आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, तो पूरा ध्यान से इसको सुनिए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को यानी 18 अगस्त को इस मुद्दे पर विचार करने का फैसला किया कि क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और भारत संघ सहित अन्य द्वारा दायर की गई अपीलों को एक बड़ी बेंच को संदर्भित किया जाए, जिसमें विभिन्न उच्च न्यायालयों के फैसलों को चुनौती दी गई थी, जिन्होंने कर्मचारी पेंशन संशोधन योजना को रद्द कर दिया था। सन 2014 में न्यायमूर्ति यू ललित और न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी की एक खंडपीठ ने कहा कि यह विचार करेगा कि क्या उनका प्रथम दृष्टया विचार है कि मामले को 3 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा सुना जाना चाहिए और तदनुसार मंगलवार 24 अगस्त तक एक आदेश पारित करें। ईपीएफओ की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आर्यमा सुंदरम द्वारा आरसी के मामले में शीर्ष न्यायालय के फैसले में संबंध में किए गए प्रस्तुतिकरण पर विचार करने के बाद रेफरल पर सवाल आया। गुप्ता व अन्य क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और अन्य, जो 2 न्यायाधीश पीठ की समन्वय पीठ द्वारा दिया गया था। सुंदरम ने आरसी गुप्ता के फैसले के बारे में अदालत के सामने विस्तृत प्रस्तुतियां दी कि कैसे उसने कुछ पहलुओं पर विचार नहीं किया जिसमें प्रेषण की आवश्यकता पेंशन योजना भविष्य निधि व्यवस्था से की तहत पूरी तरह से अलग है, यदि और इसलिए केवल एक सीमित सीमा तक ही भरोसा किया जा सकता है। वर्तमान मामले में हमारी कठिनाई यह है कि तर्क है या नहीं। आरसी गुप्ता का अंतिम निष्कर्ष यह है कि चाहे जो भी समय बीत गया हो, कोई कट ऑफ तारीख नहीं है और किसी के लिए महीनों के लिए बकाया भुगतान करने की अनुमति है और अधिकार है। भविष्य निधि योजना पेंशन निधि योजना में स्विच करने के लिए बेंच ने कहा। पीठ ने कहा कि वह एक समन्वयक पीठ द्वारा निर्धारित एक फैसले की अनदेखी नहीं कर सकता। आरसी में गुप्ता व अन्य क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और अन्य, जिसे अक्टूबर 2016 में न्यायमूर्ति गोगोई के नेतृत्व वाली पीठ द्वारा तय किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारियों के लिए 1 सितंबर 2014 से 6 महीने की ऑप्ट इन विंडो को रद्द कर दिया था। अनकैप्ड पेंशन योगदान करना जारी रखें। आज पीठ ने कहा कि वह इस सवाल में नहीं जा सकती कि आरसी गुप्ता सही है या नहीं। एक विचारधारा है कि आरसी गुप्ता ने जो कुछ भी निर्धारित किया है, चाहे उस पर चर्चा हो या ना हो, उनके प्रभुत्व का निश्चित रूप से विचार है कि यह शायद ही मायने रखता है और केवल एक खाते या दूसरे से समायोजन है। क्या वह वाक्य सही है या हम इसमें नहीं जा रहे हैं, यह निर्णय का मूल आधार है। वो यह भी कहते हैं कि कट ऑफ तिथि का कोई महत्व नहीं है क्योंकि यह केवल समायोजन है और किसी भी मामले में आप पैसे के हकदार हैं, इसलिए यदि आप लेते हैं बाएं या दाएं हाथ से, यह आपका पैसा है, ऐसा उन्होंने माना है। क्या इसका सही एक अलग मुद्दा है। पीठ ने आश्चर्य जताया कि क्या आरसी गुप्ता के फैसले से अलग इस मुद्दे पर विचार करना उसकी ओर से उचित होगा। यदि उक्त निर्णय के संबंध में कोई संदेह है तो पीठ ने कहा कि उचित तारीख यह हो सकता है कि इसे एक बड़े पीठ के पास भेजा जाए।
जब जिन मुद्दों पर आप अपना मामला लटका सकते हैं उनमें से एक आरसी गुप्ता है, और यदि आपको इसके बारे में संदेह है तो क्या हमारी ओर से सुनवाई जारी रखना उचित होगा, बजाय इसके कि इसे 3 न्यायाधीशों की बेंच को संदर्भित किया जाए जिन्हें बाधित नहीं किया जाएगा। इस तरह के किसी भी विचार से और फिर आरसी गुप्ता के किसी भी प्रकार के मूल्य से परेशान हुए बिना ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि वे एक बड़ी बेंच है। न्यायमूर्ति ललित ने कहा, आपका प्रयास यह कहना है कि मामला आरसी गुप्ता द्वारा समाप्त कर दिया गया है, लेकिन अगर हमें लगता है कि आरसी गुप्ता ने शायद एक पहलू को ध्यान में नहीं रखा, जैसे कि पवन हंस के फैसले में जिसमें कहा गया कि पेंशन फंड में निवेश किए गए पैसे की एक अलग विशेषता है, और अगर हम उस स्तर पर आते हैं तो हम बिल्कुल विपरीत दृष्टिकोण रखेंगे। पीठ ने प्रतिवादियों से कहा कि पीठ ने स्पष्ट किया कि वह यह नहीं कह रही है कि फैसला सही है, अच्छा है या बुरा है। यह सिर्फ इतना कह रही है कि संदेह पैदा हो सकता है। हम केवल इतना पूछ रहे हैं कि क्या हमारे लिए 2-3 दिन और बिताना और उस निष्कर्ष पर पहुंचना उचित होगा, या हमें अभी 3 न्यायाधीशों के पीठ के पास जाना चाहिए। बेंच ने वकीलों से पूछा। एक प्रतिवादी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा वेंकटरमणि ने सुझाव दिया कि यदि किसी भी कारण से और किसी भी तरह से आरसी गुप्ता को इसकी प्रासंगिकता या प्रयोजकता पर संदेह करना पड़ता है तो इसे 3 न्यायाधीशों के पास भेजा जाना चाहिए, और यदि संपूर्ण आधार मामला सिद्धांत पर है तो भविष्य निधि और पेंशन निधि में कोई अंतर नहीं है। आरसी गुप्ता में कानून का एक सिद्धांत तय है। एक प्रतिवादी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा ने कहा कि सरकार ने आरसी गुप्ता के फैसले को स्वीकार कर लिया और आरसी गुप्ता को लागू करने के लिए एक पत्र जारी किया गया, जो एक महत्वपूर्ण पहलू है और इस पर विचार करने की आवश्यकता है। हालांकि बाद में उन्होंने यह कहते हुए एक मनमाना भेद पैदा करने की कोशिश की कि इसे उन लोगों तक बढ़ाया जाए जो छूट प्राप्त संगठन में नहीं हैं। पीठ ने यह भी माना कि अभी तक प्रथम दृष्टया हमें लगता है कि श्री सुंदरम के पास एक मामला है। अब हम क्या करें? कोर्ट के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए वरिष्ठ वकील गोपाल शंकर नारायणन ने कहा कि कुछ प्रावधान हैं जो अदालत के ध्यान में नहीं आए हैं, या अन्यथा हम प्रथम दृष्टया विचार नहीं आया होता। उन्होंने पेंशन योजना के पैरा 26 और भविष्य योजना के पैरा 52 की ओर इशारा करते हुए कहा कि अदालत के समक्ष लगभग सभी प्रतिवादियों ऐसे लोग हैं जिन्होंने वास्तविक वेतन पर पूरी तरह से योगदान दिया है। यही वजह है कि आरसी गुप्ता का अंतिम पैराग्राफ केवल कॉल करता है एक समायोजन के लिए जो ठीक वही काम कर रहे हैं जो वे कर रहे हैं। न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी ने श्री शंकर नारायण की दलील का जवाब देते हुए कहा कि एक बात बहुत स्पष्ट रूप से स्पष्ट है कि ये दोनों अलग अलग योजनाएं हैं, सिर्फ इसलिए कि वे एक प्राधिकरण के पास हैं इसका मतलब यह नहीं कि वे समान हैं। वे विनिमेय नहीं हैं। मूल रूप से ये दो हैं विभिन्न योजनाएं। भविष्य निधि और पेंशन 2 अलग अलग योजनाएं हैं और संरचनाएं हैं। न्यायमूर्ति रस्तोगी ने आगे कहा कि अगर हम पूरी पेंशन योजना को संशोधन के साथ देखें तो श्री सुंदरम ने जो कहा है उसमें योग और सार है। इस हम पूरी तरह से नहीं कह सकते हैं। श्री शंकर नारायण ने तब सुझाव दिया कि मामले को 3 न्यायाधीशों की पीठ के संदर्भित करने के बजाय न्यायालय आरसी गुप्ता के फैसले की शुद्धता के बारे में एक प्रश्न तैयार कर सकता है, और यदि अदालत को पता चलता है कि आरसी गुप्ता को प्रतिवादियों द्वारा उचित नहीं ठहराया जा सकता तो मामले को संदर्भित किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि आरसी गुप्ता अकेले हमारे तर्कों का आधार नहीं है, हमारे तर्क इससे असंगत होंगे। इस पर श्री सुंदरम ने जवाब दिया है कि वे सोचते हैं कि वे कोर्ट का मान लेंगे और आरसी गुप्ता सही है। सवाल यह है कि अगर मैं आपको इसके विपरीत समझाता हूं तो क्या आपका लॉर्डशिप एक और निर्णय लिख पाएगा? वे इस बात की पुष्टि करेंगे कि क्यों आरसी गुप्ता सही है, और मैं पुष्टि करूंगा कि यह गलत है, क्यों है।
और फिर संदर्भ का सवाल आएगा। वरिष्ठ अधिवक्ता रोहम थवानी ने प्रस्तुत किया कि आरसी गुप्ता की समीक्षा की कभी मांग नहीं की गई, क्योंकि न तो ईपीएफओ या भारत संघ ने कभी समीक्षा दायर की। आरसी गुप्ता को परेशान किए बिना दलीलों से निपटा जा सकता है। और आरसी गुप्ता के मामले में बेंच ने कहा कि योजना शुरू होने की तारीख या जिस तारीख को वेतन पेंशन योजना 11(3) के तहत अधिकतम सीमा से अधिक है, जिस तारीख से उपयोग किए गए विकल्प को पेंशन योग्य वेतन की गणना के लिए माना जाना है। और पेंशन योजना के खंड 11(3) के प्रावधान के तहत अपने विकल्प को इंगित करने के लिए नियोक्ता कर्मचारी की पात्रता निर्धारित करने के लिए कट ऑफ तिथियां नहीं हैं। यह देखा गया है कि एक लाभकारी योजना को कट ऑफ तिथि के संदर्भ में पराजित होने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, विशेष रूप से ऐसी स्थिति में जहां नियोक्ता ने वास्तविक वेतन का 12% जमा किया था, न कि अधिकतम सीमा का 12%। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आप सभी के साथ डिटेल में साझा की है। आप हो सकता है कि मैंने एक्सप्लेनेशन में कुछ गड़बड़ी यही हो, तो उन सभी की त्रुटि को दूर करने के लिए आप जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ पर सोशल वीकू पे आप खुद इसको पढ़िए। एक बार दो बार पढ़ेंगे तो आपको बहुत कुछ इस पर क्लियर हो जाएगा। हालांकि मैंने जो कुछ भी था वो आपके साथ साझा कर दिया है। वीडियो पसंद आई होगी तो राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपने दोस्त को याद दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।